हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट डे मैंने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लास्ट वीडियो के अंदर आपको मेथड बताए थे, उसके अंदर पहला मेथड था आपका कंपैरेटिव मेथड, जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी परफॉर्मेंस को जो है देखना चाहता है तो उसके अंदर सबसे बढ़िया मेथड होता है कंपैरिजन करना। कि जैसे कि हमारी लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस रही है, जैसे अगर हम स्टूडेंट के नाते अगर देखें तो स्टूडेंट के लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स आए, इस साल जो रिजल्ट्स हुए हैं, तो उनको हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। अब जैसे बाई चांस जैसे लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर सेकंड ईयर में आ गए या सेकंड ईयर के फाइनल के अंदर प्रमोट किए गए तो उनके परसेंटेज में 5% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो जैसे भी रहा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से 5% ज़्यादा आई। तो बिज़नेस के अंदर भी क्या होता है कि सारी चीज़ों को कंपेयर करके बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस है, हमारी एसेट्स है, हमारी इनकम है, सेल्स है, तो वो सारी बड़ी है, घटी है, क्या हुआ है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन से हम हमारी परफॉर्मेंस को पता लगा पाते हैं। लेकिन कंपैरिजन कैसे करें, किन किन चीज़ के बीच में करें, तो उसके लिए भी हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस है। कॉस्ट का कंपैरिजन करने के लिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टेटमेंट समझा था। आज अपन इनकम का किस तरीके से जो है आप कंपैरिजन करोगे, उसके लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनेगा। और जैसे आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट जैसे आपको कई बार बना हुआ भी मिल सकता है और कई बार आपको ये स्टेटमेंट खुद बनाना पड़ सकता है, जो आपके लिए मेन एक काम होगा। और आज जो अपन ने जैसे लास्ट डे अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट पढ़ा था, वो तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला जो है एक टॉपिक था, बिकॉज कॉस्टिंग के अंदर हमने पूरे उसके अंदर 2 लेसन्स थे फाइनेंशियल। इसका एक तो कॉस्ट स्टेटमेंट वाला, एक रिकन्सिलेशन वाला, और इसके अलावा एक और भी था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो 3 लेसन के अंदर वो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो ऐसा बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है। अपन ने इसको फार्मूले बेस के ऊपर काफ़ी बार यूज़ किया है, जैसे 12th के अंदर भी आ रखा है, और सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में और इनके फार्मूले काम में आते हैं। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि जैसे आप ये फार्मूले जो स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करना सीखोगे तो ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ भी काम आएगा। और जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उनको थोड़ा अभी भी डाउट है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अगर केयरफुली नहीं देखा हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट को यही लगता है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो सारे प्रैक्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके जो 3 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग आपका जो है वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। मतलब जो ऑडिटर जिसको बोलते हैं अपन, सीए जिसको आप बोलते हो सिंपल वर्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो कैसे अपनी जो है प्रोसेस को, काम को पूरा करता है, उसकी क्या स्किल होनी चाहिए, क्या लाइबिलिटीज़ होती है, क्या अथॉरिटीज़ होती है, का उसका वर्क प्रोसेस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आपको सिखाई जाती है। तो वो ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है। और आपका जो सेकेंड ग्रुप है उसमें 2 सब्जेक्ट है, एफएम और एफएमओ। तो एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपका प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, जिसमें 2 प्रैक्टिकल, 1 थ्योरी। सेकंड ग्रुप के अंदर 2 पेपर है, जिसके अंदर 1 प्रैक्टिकल, 1 थ्योरी। और लास्ट आपका थर्ड ग्रुप है, जिसके अंदर सिर्फ 1 ही पेपर है और वो प्योरली थ्योरी है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर 3 पेपर है। तो भगवान ना करे अगर किसी का, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाए ग्रुप, तो उसको सप्लीमेंट्री के अंदर 3 सब्जेक्ट्स की वापस एग्जाम्स देने पड़ जाते हैं। आधा मतलब कि सिलेबस रिकवर हो जाता है उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम में। और अगर लास्ट ग्रुप में अकेला एक सब्जेक्ट होता है तो वो भी बहुत रिस्क रहता है, बिकॉज उसमें एक ही पेपर में अगर आपके नंबर कम आ गए तो भी आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ता है। और अभी बीकॉम फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर के अंदर अगर आप लोग कोई भी जो है दुर्भाग्य से अगर इस तरह से सप्लीमेंट्री के जंजाल में पड़ जाता है तो उसका साल भी ख़राब हो जाता है। जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी फिर रिज़ल्ट आएगा, तो उसको अगर कहीं बीकॉम करने के बाद जस्ट एडमिशन लेना हो एमकॉम में, एमबीए में या कहीं पे भी, तो वो सारा मामला डिले हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई का जो है वो सिस्टम ध्यान रखें कि लास्ट ग्रुप पे, फर्स्ट ग्रुप में किस तरीके से आप टाइम डिवोट करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो है वो काम निकल जाए। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए टिल नाउ, 21 को जैसे एग्ज़ाम है, अब कब होंगे, कब रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसे करते करते लगभग नवंबर दिसंबर आ जाएगा। तो मतलब इनका ये पूरा सेशन जो है अब ऐसे ही चला गया। अब उनको वापस अगर कहीं एडमिशन लेना होगा तो ये साल उनका ऐसे ही निकलता जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर जैसे सेकंड पार्ट जो होता है कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट के बाद आपका होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट।
और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये वैसे कॉमन स्टेटमेंट है और नहीं अभी तक आपको ज़्यादा याद नहीं है, तो अब यहाँ इस लेसन से आप इसको याद करते हुए रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको पता रहेगा, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आएगा अब इस साल ज़रूर। सबसे पहले सेल्स या ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो आती है नेट सेल्स, और एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या होता है, जीपी। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेवेंट होता है, वो कभी भी नॉन ऑपरेटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर गुड्स को खरीद कर बेचते हो या बनाकर बेचते हो तो उससे जो फ़ायदा होता है वो ऑलवेज ऑपरेटिंग ही होता है, व्यापारिक लाभ होता है। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, वैसे ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं डेबिट साइड में उन सबको जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। और अगर मान लीजिए सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो आप तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आते हैं, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं, तो वो अगर आपसे जो है डिफरेंस करते हो तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट में फार्मूला बेस्ड रहेगा ज़्यादा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब जो आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको सेल्स में से घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, जीपी आएगा। और जीपी में से आपका जो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के, जैसे कि ऑफिस का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जो 3 एक्सपेंस होते हैं वो घटाएंगे तो हमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वैसे अगर आपको याद आया हो, अगर ये वर्ड सुनकर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, तो आपको याद आया होगा कि कॉस्ट सीट जो होती है या कॉस्ट स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आती है, उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट आती है। और आपको एक चीज़ बताऊं मैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है अगर उसमें कॉस्टिंग को बांट दिया जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के खर्चे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में। और जो बाकी के खर्चे होते हैं कॉस्ट सीट के, जैसे कि ऑफिस का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारे एक्सपेंसेस आपके कहाँ पे आते हैं, P&L में। तो ये सब चीज़ें नॉलेज की है, काम की है, वो ध्यान आप रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये यहाँ पर जितने भी हमने अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो भी कुछ लिखा है, ये सिर्फ वही आइटम्स हैं जो कॉस्टिंग में यूज़ होते हैं। क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर जब अपन किसी प्रोडक्ट की जब सेल्स करके प्रॉफिट निकालते हैं तो वो प्योरली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, मतलब उस वस्तु को बनाकर बेचने का प्रॉफिट। उसमें किसी भी तरह की कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम इनकम ऐड नहीं की जाती। अब रही बात ये नया वर्ड में भी काफ़ी लोगों के लिए नॉन ऑपरेटिंग क्या है, तो ऑपरेटिंग तो मैंने जैसे बता ही दिया कि बिज़नेस को, जिस बिज़नेस में आप डील करते हैं, जैसे कि गुड्स बेचना खरीदना करते हैं या सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी आपका काम है, उस काम को करने के बदले, उस काम को ऑपरेट करने के बदले जो इनकम होती है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है, जिसको आप रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हैं। लेकिन उस इनकम से अगर आप दूसरी इनकम जनरेट करते हो, जैसे कि आप एक बिजनेसमैन तो है ही हैं, गुड्स बेचने खरीदने का काम तो करते हैं, लेकिन बिजनेस से जो पैसा मिल रहा है अगर पड़ा है तो आपने उसको चाहे बैंक में एफडी करा दिया, उसका इंटरेस्ट शेयर सिक्योरिटी में लगा दिया, वहाँ से इंटरेस्ट डिविडेंड जो मिला, या आपके पास जो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर है जो काम नहीं आ रहे उसको बेच के जो प्रॉफिट कमाया वो, तो ये सारा काम बिजनेस को ऑपरेट करने का नहीं था, इसलिए इस पे जो प्रॉफिट होता है उसका नेचर आपका क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग। तो दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करके, व्यापार का संचालन करके जो लाभ कमाते हैं वो संचालन लाभ कहलाता है या व्यापारिक लाभ कहलाता है। और उसके अलावा जो हम कुछ भी कमाते हैं, चाहे मकान का किराया मिला, चाहे शेयर्स पे पैसा मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, कुछ भी मिला, तो वो सारी चीज़ें, और उनके लिए अगर हमने पेमेंट किया कि डिविडेंड दिया या एसेट बेचने का कोई लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ, तो वो सारा हमारे लिए क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर हमारे पास बाद में ऑपरेटिंग के बाद अगर नॉन ऑपरेटिंग के आइटम्स भी है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होगी वो हम ऐड करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर कुछ होंगे तो लेस करेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए, जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ, और वैसे के वैसे अपोजिट में मैंने आपको बताया, तो वो आइटम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेज में आते हैं। जब अपन ये लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो हमारे पास प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद अपन देते हैं इंटरेस्ट लोन्स पर, लोन कह सकते हैं, डेप्ट कह सकते हैं, DEBT। तो डेप्ट या लोन कहा जा सकता है, डेप्ट का भी नाम चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेप्ट, डिबेंचर जो है वो अलग वर्ड होता है, डेप्ट अलग होता है।
डेप्ट का मतलब होता है हिंदी में ऋण यानी लोन। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब हम उसमें से इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स घटाएंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं, या खाली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हैं, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब उसमें से इंटरेस्ट आपने पहले लेस किया है, उसके बाद टैक्स लेस किया है, फिर वो आफ्टर टैक्स बना। तो खाली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो या आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखो, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है। तो ये आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, तो इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। और उसके बाद अब मैं इसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन है, तो पहले वो क्वेश्चन नोट करके और फिर उसका सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ। तो इस लेसन के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन है, जैसे 5-6 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। तो आराम से अपन ये सारे स्टेटमेंट सीख के और कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। और कंपैरिजन का काम आपने देखा कि बड़ा ही आसान है, खाली आपको 2 ईयर्स के जो डेटा है उसको कंपेयर करना है कि वो बढ़ा या घटा, और कितना परसेंट बढ़ा कितना परसेंट घटा वो आपको कैलकुलेट करना है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें एक बार क्वेश्चन नोट करके फिर उसका आपका सोल्यूशन बताता हूँ।